Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो बेटा लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था. दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल रिस्क एंड कॉर्पोरेट रिस्क, प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन. आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम टोटल 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारे MCQs डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कैसे MCQ बन सकते हैं, आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकते हैं. 4 और 5 डिपेंड्स अपॉन योर एग्जाम कि भाई व्हाट यू मीन बाय रिस्क एटीट्यूड. ये रिस्क एटीट्यूड यानी क्या? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं रिस्क यानी क्या, कि बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है. क्लियर? कुछ भी बुरा हो सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं रिस्क. रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनसर्टेनिटी दैट कुड हैव नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेशन और ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिव. हमें पता नहीं है, एक आ सकता है, बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रिस्क आ सकते हैं. अनसर्टेनिटी एक या बहुत सारी हो सकती है. क्लियर? मुसीबत एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो मुसीबत कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, हमें नहीं पता. बस हमें हमारे बिजनेस को चलाना है. हम ट्राई करेंगे कि वो अनसर्टेनिटी हमें अफेक्ट ना करे, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिस्क. जो बुरी चीज़ हो सकती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्क. अगर आप रिस्क के सामने बच गए तो बिजनेस चल जाएगा, और अगर रिस्क के सामने हार गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा. ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है. अब बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय रिस्क एटीट्यूड. क्लियर? एटीट्यूड वर्ड हम हमारी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है. क्लियर? कहने का मतलब यहाँ पे भी वही है. का रिस्क एटीट्यूड मीन्स चोजन स्टेट ऑफ माइंड with regard to those uncertainty that could have a positive or negative effect on the objective. हम कैसे रिस्क को लेते हैं? देखना, आप लोग हर तरीके के इंसान को आप देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी कुछ हो जाए ना तो नर्वस हो जाते हैं. अरे यार मेरी लाइफ बहुत बुरी है, दुनिया का सबसे मनुष्य मैं ही हूँ, सब कुछ नेगेटिव, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा. और कुछ लोग कितना भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, ठीक है भाई इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, कल तो अच्छा होगा. देखिए, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, और कुछ लोग तो इतने शार्प माइंडेड होते हैं अपनी लाइफ में कि वो कभी मुसीबत को अपनी तरफ आने ही नहीं देते. हम लोग उसे चतुर कह देते हैं, एकदम स्मार्ट माइंड पर्सन. क्लियर? तो वो आपका एटीट्यूड कैसा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप रिस्क को भी हटा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दोगे, उस रिस्क को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दोगे. और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप अपना ऑब्जेक्ट कभी भी अचीव कर पाओगे नहीं. क्लियर? तो जब भी रिस्क आए तो रिस्क के सामने लड़ने के लिए आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि भाई आपका एटीट्यूड कैसा है. रिस्क एटीट्यूड मीन्स अ चूजन स्टेट ऑफ माइंड. आपका दिमाग क्या कहता है विथ रिगार्ड्स टू दैट दोज अनसर्टेनिटी. वो जो मुसीबत आई है उसके बारे में आपका दिमाग का क्या विचार है. दैट कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव. आपका जो दिमाग कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि नेगेटिव वे में ले रहे हो. अगर आपका माइंड नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कभी अचीव कर पाओगे नहीं. तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एकदम ब्रेव होना चाहिए. क्लियर? कि भाई आप लड़ लोगे चाहे कुछ भी हो. क्लियर? जनरली वही बिजनेसमैन मार्केट में टिकते हैं जो ब्रेव होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से. तो ही वो बिजनेस के सामने, रिस्क के सामने खड़े हो सकते हैं और बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं. क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड कि भाई आप अपना ऑब्जेक्ट अचीव करोगे कि नहीं करोगे. क्लियर? तो आई होप सो रिस्क एटीट्यूड क्या है आपको पता चल गया होगा. अब जनरली सिचुएशंस कैसी होती है बिजनेस के अंदर, उसी का ही पार्ट है. सिचुएशन जनरली 3 तरीके की होगी. या तो सिचुएशन आपके फेवर में होगी, या तो अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, या तो वो सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे ना फेवर है और ना अनफेवर है. ये मतलब बीच में हो आप, न्यूट्रल प्लेसेस पे हो. जनरली बिजनेस में ये 3 सिचुएशन क्रिएट होती है. फॉर एन एग्जांपल, फेवरेबल सिचुएशन, समझो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और आपके पास पैसे रेडी है, आप तुरंत नया ले लोगे. गवर्नमेंट ने रूल्स बदले तो ज़रूरी नहीं हर बार आपके अगेंस्ट में ही रूल हो. कभी कभी गवर्नमेंट जो रूल बदलती है आपको फ़ायदा हो जाता है और कॉम्पिटिटर को नुकसान हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड फेवरेबल सिचुएशन.
अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति से बैठे रहो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई कोई चीज़ चेंज हुई है मार्केट में और वो चेंज आपके लिए फ़ायदा करवा रही है और दूसरे के लिए नुकसान करवा रही है, तो आप बैठ के सिर्फ देखो मत, उसका और फ़ायदा उठाओ। मतलब आप पहले से ही आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ो, क्लियर, और मेहनत करो और सामने वाले को एकदम हरा के रख दो। क्लियर, पता चला कि रिस्क सिचुएशन कैसी होती है, फेवरेबल रिस्क सिचुएशन। एम आई क्लियर विद दैट कि फेवरेबल रिस्क सिचुएशन यानी क्या, कि भाई आपको जो भी चीज़ बनने वाली है या जो भी चीज़ होने वाली है अनसर्टन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको पता चल गई है, जो भी होने वाला है वो आपके फेवर में है, तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बराबर ना। अगर हम 10 जन खड़े हो, 10 के 10 पतले जन हो और हमारा किसी के साथ लड़ाई हो जाए जो एकदम हट्टा कट्टा हो, तो भी वो 10 जन मिलके मारेंगे उसको। आप पर अकेले होते तो हवा निकल जाती। कहने का मतलब ये है कि भाई फेवरेबल सिचुएशन है तो आपका एटीट्यूड हमेशा वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब बात करते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन। जब सिचुएशन आपके अपोजिट होती है, आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, एकदम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई उल्टा हो गया, आपका कॉम्पिटिटर अच्छे से चल रहा है, आपको नुकसान होने लगा उस पॉलिसी की वजह से। नाउ दिस इज अनफेवरेबल सिचुएशन। अब यहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा रहता है वो बहुत मैटर करता है। ज़्यादातर बिजनेस यहाँ पे डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड कैसा हो जाता है, नर्वस वाला हो जाता है कि मेरे बिजनेस का तो कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो गया सब कुछ, मेरी दुनिया उजड़ गई और बिजनेस बंद। क्लियर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। क्लियर? आपका एटीट्यूड स्टिल वैसा ही होना चाहिए जैसे पॉजिटिव या फेवरेबल सिचुएशन में होता है। एंड लास्ट इज सिचुएशन विच मे नॉट हैव सर्टेनिटी। या तो सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव, मतलब ना आपके कॉम्पिटिटर को पता है ना आपको पता है कि कौन से फेवर में जाएगी। क्लियर? समझो कि आपका कंपनी का केस चल रहा है कोर्ट में, जैसे वोडाफोन का केस चल रहा था, वोडाफोन को यही लगता था वो जीतेगे जीतेगे जीतेगे, और अचानक से हार गए, पता चला तो कितना सारा पैसा डेप चुकाना पड़ा उनको। वैसा ही 2008 में भी एक केस हुआ था वोडाफोन पे, तब वो केस जीते थे, 11,000 करोड़ रुपया जीते थे वो, 1100 करोड़। तब वोडाफोन को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और इस बार जब केस आ रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, उनके पास स्पेक्ट्रम के लिए पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। क्लियर? टोटली डूब चुकी है वोडाफोन कंपनी, जो वीआई कंपनी है टोटली। क्लियर? वो चलने के लिए सिर्फ चला रहे उसको, बाकी उसमें कुछ बचा नहीं है अभी आज की तारीख में। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, हाँ नो डाउट, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया उनको और कोर्ट ने उनको फेवर कर दिया वोडाफोन को, तो क्या पता वोडाफोन चल भी जाए फिर से। तो कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें पता ही नहीं हो कौन सी साइड जाने वाली है, तो ऐसे टाइम पे तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्लियर? वरना फिर आप नेगेटिव चलोगे ना तो आपके फेवर में वो चीज़ आने वाली होगी तो भी नहीं आएगी। क्लियर? तो जनरली बिजनेस में 3 सिचुएशन होती है और तीनों सिचुएशन में आपके एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। पर जनरली क्या होता है, जब फेवरेबल, देखिए होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब फेवरेबल होता है तब तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल होता है तब लोग नेगेटिव हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जब सिचुएशन बीच में होती है तो 90% केस में लोग नेगेटिव ही सोचते हैं कि मेरे अगेंस्ट में जाएगा, जबकि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको कोई भी सिचुएशन हो ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चलना चाहिए, नॉट ओवर पॉजिटिव, बट एटलीस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना चाहिए। तो दिख रहा है बेटा, ये आपको 4 मार्क या 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आता है रिस्क एटीट्यूड यानी क्या। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखने का कि रिस्क मतलब क्या, डेफिनेशन लिखने की उसकी, फिर उसके बाद आपको लिखने का रिस्क एटीट्यूड यानी क्या, मतलब आपका आधा पेज हो गया। उसके बाद आप बॉक्स बना के सिचुएशन लिख दो। जनरली ये 3, अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो ना तो करिए, सिर्फ डेफिनेशन मत लिखिए, नीचे कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो आपको लगे तो, ताकि जितना हो सके ना उतना इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट में इंट्रोडक्शन जितना आप ज़्यादा खींचोगे उतना अच्छा है। क्लियर? सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे तो आधा पेज होगा, थोड़ा उसको और एलोबरेट करोगे तो आपका क्या पता 75% जितना पेज कवर हो जाए। उसके बाद आप क्या करिए, बॉक्स बना के ये सिचुएशन लिख दीजिए, और फिर हर एक सिचुएशन के बारे में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप अपने वर्ड्स में उसके 6 या 7 लाइन तीनों पॉइंट के बारे में लिखिए, तो आपका आंसर आराम से 2-2.5 पेज का हो जाएगा। तो आई होप सो कि रिस्क एटीट्यूड क्या है वो आपको क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं as per your respective exam. Now last question of this portion,
रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। ये 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल एग्जाम स्पेशली, कि भाई रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी यानी क्या। देखिए इसको है ना, मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ, फिर अंदर अंदर का हम समझेंगे। आपकी तरफ रिस्क आ रहा है तो आप बैठने वाले तो हो नहीं, आप कोई ना कोई टूल यूज़ करोगे, कोई ना कोई टेक्निक्स यूज़ करोगे, कोई ना कोई मॉडल अप्लाई करोगे, चाहे वो पैसों के रिलेटेड हो या नॉन मॉनिटरी, मतलब कि मॉनिटरी मॉडल हो या नॉन मॉनिटरी मॉडल हो, मैथमेटिकल मॉडल हो या इकोनॉमिकल मॉडल हो, आप कोई ना कोई चीज़ अप्लाई करोगे उस रिस्क के खिलाफ। क्लियर? आप बैठे नहीं रहोगे एंड दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। आपकी फिलोसॉफी क्या कहती है? आप लड़ने को तैयार हो अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके। क्लियर? तो यही चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। अब हम पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी मीन्स अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड regarding how the organization consider the risk in everything. It does not right from formulation of response strategy and its implementation to its day-to-day activity. भाई रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी यानी क्या? ये आप ऐसा कह सकते हो कि एक वैल्यू है या बिलीफ है, विश्वास है, या तो फिर एक एटीट्यूड है। आप क्या सोचते हो, आप जो नाम से बुलाना चाहो बुलाओ। आप उसको शेयर्ड वैल्यू भी कह सकते हो, बिलीफ भी कह सकते हो, एटीट्यूड भी कह सकते हो, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को कंसीडर करती है, उस रिस्क को इंपॉर्टेंट देती है कि आने वाला रिस्क ये है, और उसके खिलाफ वो क्या करती है? स्ट्रेटेजीज बनाती है। और सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। क्लियर? उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक वो चीज़ ठीक ना हो जाए तब तक कंपनी उसके पीछे मेहनत करती है। और ये आपका दिखाता है रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। क्लियर? इसको और एक पैराग्राफ में अच्छे से समझते हैं डिस्क्रिप्शन में, कि सर्टन मैथमेटिकल मॉडल हैव बीन डेवलप फॉर रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं, सच एज मॉडल बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ कैश फ्लो विथ रिस्क प्रीमियम, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, बैलेंस पोर्टफोलियो। ये सारे मॉडल्स बने हुए हैं। ये मैंने कहा ना, आप रिस्क को हराने के लिए कोई ना कोई मॉडल अप्लाई करोगे, मैथमेटिकल मॉडल या अकाउंटिंग मॉडल या तो इकोनॉमिकल मॉडल। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो यूज़ करती है कंपनियां रिस्क के खिलाफ लड़ने के लिए। नो डाउट डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल इज हेल्पफुल टू द रिस्क मैनेजर इन मैनेजिंग द रिस्क, बट सो फार द रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न mathematical model are not all inclusive. It is something more than use of mathematical model. ये सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल ही नहीं, और भी बहुत सारे मॉडल्स हम अप्लाई कर सकते हैं रिस्क को हराने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट इज अ फिलोसॉफी and it should be well integrated with risk management process right from formulation of response strategy to its implementation and day to day एक्टिविटी। कि भाई आप इम्प्लीमेंटेशन से, मतलब स्ट्रेटेजी से लेके इम्प्लीमेंटेशन से ख़त्म होने तक डे टू डे हर एक एक्टिविटी जो आप करते हो रिस्क को हराने के लिए, अलग अलग मॉडल अप्लाई करते हो, दैट इज़ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। क्लियर? तो आई होप सो कि रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है आपको पता चल गया होगा, कि अलग अलग मॉडल को अप्लाई करना अपने रिस्क को हराने के लिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, एक एक्सपर्ट्स थे सैंडबर्ग, उन्होंने कुछ कहा था, उनकी तरफ से उनका ओपिनियन था कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी अप्लाई करते हैं तो ये 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा चलते हैं। पहला, हाउ डज माई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू, कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट कर पाएगी, क्या इस रिस्क के खिलाफ लड़ेगी, और लड़ने के बाद क्या वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि वो हमें नुकसान करके जाएगा। ये माइंड में आपके हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप कोई मॉडल अप्लाई करते हो रिस्क को हराने के लिए, तो दैट डजंट मीन कि वो मॉडल काम करेगा। अगर काम करेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, कंपनी को वैल्यू जनरेट करके देगा, और वो मॉडल काम नहीं आएगा तो डूब जाएगा, वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए व्हेन यू आर अ फिलोसोफर रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, हाउ डज माई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू। दूसरी चीज़ जो आती है आपके माइंड में वो होती है व्हाट इज़ अवर यूनिक प्लेस, कि भाई हम जब रिस्क के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, हमारे कस्टमर हमें छोड़ के चले जाएंगे कि रहेंगे, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा कि कम होगा, हमारा जो कैपिटल मार्केट है, मतलब मार्केट मूवमेंट है, वो हमारे फेवर में होगा कि नहीं होगा, हम मार्केट में कहाँ पे हैं, व्हाट इज़ अवर यूनिक प्लेस, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे कि कम होंगे,
ये हमारी प्लेस है। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, ये हमारी प्लेस है। क्लियर? तो ये सब प्लेसेस को कैसे अफेक्ट करता है रिस्क, वो भी मैटर करेगा। आप कोई मॉडल अप्लाई कर रहे हो रिस्क को हराने के लिए, तो हमें ये देखना है कि जो हमारी हाल की प्लेस है, अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट प्लेस है, प्रेजेंट प्लेस मतलब अभी करंट प्रॉफिट कितना है, अभी हमारे कस्टमर कितने हैं, अभी हमारे इन्वेस्टर्स कितने हैं, अभी हमारी क्रेडिटेबिलिटी कितनी है, ये हमारी करंट प्लेस है। अब ये प्लेस ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम फिलोसॉफी अप्लाई कर रहे हैं, मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी यूनिक प्लेस क्या होगी फ्यूचर में, ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। हाउ डू वी डिफाइन अवर मिशन एंड विजन, क्लियर, कि भाई हमारा मिशन विजन क्या हम अचीव कर पाएंगे इसकी वजह से। तो ये 3 चीज़ें हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए, ऐसा सैंडबर्ग का कहना था कि भाई जनरली जब आप रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी अप्लाई करते हो, क्लियर, तो ये 3 चीज़ें आपके फिलोसॉफी का ही पार्ट होती है। और सच में है, क्लियर, ये 3 चीज़ों पे ही कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। नाउ मूविंग फर्दर, देखो बेटा काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन लिख देना है कि रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी यानी क्या, क्लियर, उसकी डेफिनेशन भी है और उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन भी है। आप इतना लिखोगे तो आपका आधा पेज या 75% पेज जितना पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग नंबर 2 डालिए। पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरा हेडिंग डालिए अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग, कि भाई उनके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या कहता है, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उतना एक्सप्लेन करोगे मतलब आपका 1.5 पेज जितना, 1.5 पेज जितना हो गया होगा। उसके बाद आप बॉक्स बना के गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी, और उसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स लिख दीजिए कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी ये कि कौन सी चीज़ें कंपनियां फोकस करती है। तो टोटल 8 या 9 पॉइंट है, आप वो लिख दीजिए उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। मतलब आपके 2 पेज हो गए। फिर हर एक पॉइंट के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन लिख दीजिए, तो आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज जितना हो जाएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि भाई कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट इज नॉट मैटर ऑफ चॉइस बट अ कंपल्सरी। भाई आप जो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो कि भाई इट इज़ मैटर ऑफ चॉइस, नो इट इज़ नॉट मैटर ऑफ चॉइस। रिस्क मैनेजमेंट आप मतलब आपकी कंपनी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप नक्की नहीं करोगे, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। आप ऐसा सोचते हो कि भाई मुझे रिस्क मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों किसी को अपॉइंट करूं, या मैं क्यों रिस्क मैनेजमेंट करूं, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो गलत। मोनोपोली होती है ना मार्केट में, अकेला बंदा तो भी वो रिस्क मैनेजमेंट करता है कि कोई और ना आ जाए। क्लियर? खतरा हर किसी को होता है, तो आप बैठे मत रहिए। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ चॉइस बट इट इज़ कंपलसरी, ये हर किसी के लिए कंपलसरी है। अगर जिस दिन आपने रिस्क मैनेजमेंट करना छोड़ दिया उस दिन आपका बिजनेस डूबना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड वन इज एनेबल टू अचीव मिशन एंड विजन। क्लियर? आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके मिशन और विजन दोनों अचीव हो। ऐसा ना हो जाए कि आपके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ या मॉडल ऐसे बन गए कि विजन और मिशन दूर दूर तक अब कोई नाता नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जब भी आप अपनी मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आप एनेबल हो, आप कैपेबल हो जाओ कि आप अपने मिशन और विजन को अचीव कर सको। थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो अपने टॉप लेवल को हमेशा अपडेट करिए इन्फॉर्मेशन से, उनको रिपोर्ट दीजिए। जो भी है डेली बेस पे देना है तो डेली बेस पे या आर्ली बेस पे, लेकिन दीजिए। क्लियर? आपका टॉप लेवल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसा सोचोगे कि मैं संभाल लेता हूँ, सब अच्छा हो जाएगा, फिर जाके खुशखबरी दे दूंगा, क्या पता आप कुछ कर ही ना पाओ। क्लियर? फिर सारे फॉल्ट आपके ऊपर आएंगे कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। बेटर आप अपनी जॉब करिए शांति से, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है करिए, और उनकी जो एडवाइस है उनको आप सुनिए, वरना सब कुछ आपके सिर पे आके गिरेगा। तो हमेशा जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो रिपोर्टिंग करने का टॉप लेवल को, और डॉक्यूमेंटेशन भी करने का डेली बेस पे, ताकि जब भी टॉप लेवल डॉक्यूमेंट मांगे तो आप जमा कर पाओ। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में हमेशा रखना। क्लियर? ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर एंड कंट्रोल, कि भाई आप जब भी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो आपका पूरा कंट्रोल उस एक्टिविटी पे होना चाहिए, और सिर्फ कंट्रोल नहीं, आप
चेक करिए, आपका कांस्टेंट वॉच होना चाहिए कि मेरी टीम कैसे काम कर रही है रिस्क के खिलाफ। क्लियर, कुछ उल्टा हो जाए तो आप संभाल पाओ उसके लिए, वरना आप बैठे रहोगे मेरी टीम संभाल लेगी, देखा जाएगा, तो क्या पता टीम लड़ ना पाए रिस्क के सामने और सब कुछ डूब जाए। क्लियर, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव टू अचीव द बेस्ट ऑलवेज। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो ना, अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट, ताकि वो हमेशा आपके लिए फ़ायदामंद हो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बने, ना कि वो रिस्क बड़ा रिस्क बन जाए। क्लियर, स्ट्राइव टू अचीव द बेस्ट। कंसीडर ऑल रिस्क, आपको हर एक रिस्क कंसीडर करना है, ऑल द रिस्क। क्लियर, आप ऐसा नहीं कि आप एक ही रिस्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। क्लियर, आप एक ही जगह फोकस करोगे तो दूसरी जगह से आके मारेगा। क्लियर, आप सिर्फ सामने देखोगे तो पीछे से कोई भी आके मार देगा। हम गाड़ी चलाते तो भी आगे पीछे देखते हैं, आजू बाजू देखते हैं। तो जब आप बिजनेस चला रहे हो तो आप हर तरीके के रिस्क को कंसीडर करो। आप ऐसा बोलोगे तो छोटा रिस्क है, ये क्या कर लेगा, तो छोटा रिस्क नदी का आते आते बड़ा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। रिस्क रिस्क ही होता है, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो। क्लियर, वरना वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करिए। क्या आपका बिजनेस आउटडेटेड तो नहीं हो चुका है मार्केट से? आपको मार्केट के साथ साथ चलना है, क्योंकि आप आउटडेट हो जाओगे ना तो वो भी एक तरीके का रिस्क है। क्लियर, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो भी नया सोचती है ना, वरना अभी भी पुराने सोच के साथ चलोगे, मतलब आपको आउटडेटेड नहीं होना है। ना आपकी कंपनी को आउटडेटेड होना है, ना आपके एम्प्लॉयज़ को आउटडेटेड होना है, ना आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को आउटडेटेड होना है। क्लियर, आप अपने आप को हमेशा इवेल्युएट करिए और आगे बढ़िए, तो ही आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, यस ऑफ कोर्स, विदाउट सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट आप कभी भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों? पैसा सब वही देने वाले, रिसोर्सेज सब वही देने वाले, वही करता धरता है। अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल एक्चुअली यही है कि मैनेजमेंट का सपोर्ट हमेशा चाहिए। एंड लास्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो भी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है ना वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज़ के लिए। अगर अच्छा होता है तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, बुरा होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी फिनेंशियल लॉस हो जाता है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? वो होगा। लाखों का लॉस हो गया तो उसका जिम्मेदार वही होगा। क्लियर, तो ये चीज़ होती है। तो आप जब भी रिस्क मैनेजमेंट करो ना तो आप प्रॉपरली चलिएगा, वरना आप ही सभी के लिए अकाउंटेबल भी हो जाओगे और आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाओगे। तो ऐसा दिन ना आए, उसका आप खास ध्यान रखना। ऑलवेज प्रिपेयर फर्स्ट। क्लियर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखिए उस चीज़ के लिए, तो ही आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। क्लियर, तो ये पूरा आंसर है 7 मार्क्स में। कि आपको ऐसे पूछेंगे कि भाई व्हाट यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल। तो आप सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। क्लियर, आप इतना लिखोगे तो भी 75% जितना पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सैंडबर्ग का कहना था वो भी थोड़ा बहुत लिख दीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर ही, या सेकेंड पॉइंट बना के उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, मतलब 1.5 पेज जितना हो गया। फिर बचा हुआ आधा पेज जो उसमें आप बॉक्स बना के प्रिंसिपल्स लिख दीजिए सारे, तो आपका 2 पेज हो गया। फिर सभी प्रिंसिपल के बारे में 3-3, 4-4 लाइन एक्सप्लेन करिए, आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज जितना हो जाएगा। एंड दिस इज़ द परफेक्ट आंसर टू राइट। क्लियर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार गाइडिंग प्रिंसिपल्स में, मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। क्लियर, तो आई होप सो यहाँ तक जो हमने 2 क्वेश्चन के किए बेटा वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, एक शॉर्ट नोट है 4 मार्क में पूछ सकते हैं और एक 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है जितने भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, फ्रॉम एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट VNSU MCOM सिलेबस। क्लियर, उसके हिसाब से सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अगर आपको कोई और टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड, जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऐसा कोई टॉपिक आपको चाहिए अगर आपके सिलेबस में है, तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं उसके ऊपर भी आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट कि सर ये टॉपिक के आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको उसके ऊपर भी बना के दे दूंगा। अदरवाइज VNSU के सिलेबस के हिसाब से इट इज़ डन ओवर ईयर। अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होगी, जैसे कि करंटली तो MCQ हर जगह चल रहा है कोरोना की वजह से, और बहुत सारी प्रोफेशनल एग्जाम भी MCQ बेस्ड होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट में कौन से MCQs आ सकते हैं,
जैसे कि MCQ नंबर 1, नेचुरल कैलामिटी इज विच टाइप ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर से था। क्लियर? आप अपना आंसर कमेंट करिए। आई विल गिव यू 2 और 3 सेकेंड्स टू आंसर। ऑप्शन 1 इज फिनेंशियल रिस्क, ऑप्शन 2 बिजनेस रिस्क, ऑप्शन 3 financial and business risk both, and fourth one it is not risk. Natural calamity is not a risk. आई होप सो कि आपको आंसर आता होगा। आता है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज द करेक्ट आंसर इज बिजनेस रिस्क। क्लियर? हमारे फर्स्ट वीडियो में अंदर हमने कहा था कि जो नेचुरल कैलामिटीज होती है जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब बिजनेस रिस्क का पार्ट है। क्लियर? कॉम्पिटिटर का आ जाना, एवरीथिंग। नाउ सेकेंड वन इज, अगेन आप आंसर दीजिए। डिफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इन बिजनेस। कि भाई डिफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा रिस्क है? फिनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फिनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क बोथ, इट इज नॉट अ रिस्क। तो योर करेक्ट आंसर इज, हो सके तो पॉज करिए वीडियो को और कमेंट करिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आंसर आता है। यस, एग्जैक्टली, द आंसर इज फिनेंशियल रिस्क। क्लियर? अगर पैसों के लगता कोई रिस्क है जैसे कि डेफिशिएंसी इन कैपिटल स्ट्रक्चर या इंटरेस्ट रेट या नॉन यूज ऑफ फंड, ये सब कैसे फिनेंशियल रिस्क है। थर्ड वन इज, डैश कैन बी डिफाइंड एज एन अनसर्टेनिटी दैट कुड हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेशन और ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो सकता है आंसर? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क या रिस्क एटीट्यूड या रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। एक डेफिनेशन यहाँ पे पूछेगी आपको कि भाई ऐसी कोई अनसर्टेनिटी जो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी इफेक्ट करके जा सकती है। तो यस, द आंसर इज रिस्क। रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अफेक्ट करके जा सकती है और आपके ऑब्जेक्ट को असर कर सकती है। क्लियर? हो सके तो वीडियो पॉज करिए और आप अपना आंसर दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने आंसर सही से आते हैं। क्लियर? और हम चीज़ें समझने बैठे यहाँ पे। डैश identification, assessment and prioritization of risk followed by coordinated and economical application of resources with an objective of minimizing the profitability and impact of unfortunate event or to maximize the realization of opportunity। क्या आप रिस्क मैनेजमेंट है आंसर? रिस्क, रिस्क एटीट्यूड या रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी, इसमें से क्या है जो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, प्रायोराइट करता है और उसके खिलाफ हम लड़ते हैं अलग अलग रिसोर्स को यूज़ करके, और जो चीज़ हमारे साथ होने वाली है उसमें से जितना हो सके उतना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो रिस्क कब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है? जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर? द आंसर इज रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? हो सके तो वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए अपने, ताकि आपका भी प्रिपरेशन और मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट को कितना ये बेनिफिशियल है। और अगर आपका रिप्लाई अच्छा रहता है तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे MCQ वीडियोस भी आपको बना के दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन इफ योर रिप्लाई इज गुड। नेक्स्ट इज a chosen state of mind with regard to those uncertainty that could have a positive or negative effect on objects। तो ये क्या है? ये जस्ट डेफिनेशन हमने इसी वीडियो के आगे देखी थी कि आपका सेट ऑफ माइंड क्या कहता है, आप पॉजिटिव रहना चाहते हो कि नेगेटिव रहना चाहते हो। तो उससे हम क्या कहेंगे? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क, रिस्क एटीट्यूड या रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। द करेक्ट आंसर इज रिस्क एटीट्यूड। कि आपका प्रेजेंट माइंड क्या कहता है कि आप रिस्क को कैसे हराना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज a set of shared values, belief and attitude regarding how the organization consider risk in everything it does, right from formulation of response strategy and its implementation to its day to day activity। कि भाई आपके वैल्यू, आपकी बिलीफ, आपका एटीट्यूड क्या कहता है कि आप रिस्क को कैसे ले रहे हो। क्लियर? और उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे। ये किस में होता है? रिस्क मैनेजमेंट में होता है। रिस्क, रिस्क एटीट्यूड या रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। देन द करेक्ट आंसर इज रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
हमने नेचर करके एक टॉपिक पढ़ा था, या सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, रिपोर्टिंग इज एसेंशियल, बर्डन ऑन टॉप लेवल। क्या कहना है, क्या ये प्रोसेस है? यस इट इज़ प्रोसेस। क्या ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है? यस, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। क्या इसमें रिपोर्टिंग होता है? यस, टॉप लेवल को रिपोर्टिंग होता है। क्या ये बर्डन है टॉप लेवल के लिए? नो, इट इज़ नॉट अ बर्डन ऑन टॉप लेवल। ये उनका काम है जो उनको करना है, बट इट इज़ नॉट बर्डन। ये रिस्क शायद बर्डन हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट अ बर्डन। ये रिस्क बर्डन आप गिन सकते हो, लेकिन वो तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको मदद कर रहा है रिस्क को हराने के लिए। तो इट इज़ नॉट अ बर्डन, बट इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए कि भाई तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आप बताइए। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्स टू सिचुएशन बट नॉट अ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म रिस्क ओनली। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा कहता है इट इज़ रिस्पॉन्स टू सिचुएशन बट नॉट अ रिस्क। और तीसरा कहता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए काम का है। तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप आंसर दीजिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, और ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स। द करेक्ट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लियर? अगर आपने टॉपिक समझा होगा तो आपको पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट देखिए कभी बंद नहीं होने वाला। आज आपने एक पहले रिस्क को हराया, फिर दूसरे रिस्क को, फिर तीसरे रिस्क को। जब तक कंपनी है तब तक रिस्क मैनेजमेंट चलता रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट राइट है, लेकिन बाकी के दोनों स्टेटमेंट गलत है। रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्स टू रिस्क, ये सही है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। सिचुएशन तो बदलती रहेगी। इट इज़ रिस्पॉन्स टू रिस्क। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म रिस्क। गलत। वो हर तरीके के रिस्क के लिए काम का है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि छोटा रिस्क है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिस्क। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का? फर्स्ट वन इज टू अचीव मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, शिफ्ट ऑफ फिनेंशियल लॉस टू थर्ड पार्टी। अब बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट है? सिर्फ पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कि सारे के सारे? कमेंट करिए आंसर। अगर आपने आगे के प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये आंसर डेफिनेटली आता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सभी ऑब्जेक्ट है उसके। हम रिस्क मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम हमारा मिशन और विजन अचीव कर पाए। हम उस रिस्क में से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उसका फ़ायदा उठा पाए और थर्ड पार्टी कॉम्पिटिटर को हरा सके। सारा रिस्क उसके ऊपर डाल दे और अपॉर्चुनिटी सारी हम ले लें। उसे ही तो हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ रिस्क मैनेजर? कि इसमें से कौन सा रोल रिस्क मैनेजर का नहीं है? नॉट अ रोल। तो पहला, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी। सेकेंड, टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। थर्ड, allocate all resource to fight against single risk. Fourth, to review major contracts and new proposed facilities. वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और आंसर कमेंट करिए कि भाई करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें से कौन सा मैनेजर का रोल नहीं है? बीइंग अ रिस्क मैनेजर आप इसमें से क्या नहीं करते हो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, allocate all resource to fight against single risk. क्लियर? समझो कि आप किसी ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आप किसी एक कंपनी के मैनेजर हो, रिस्क मैनेजर। तो आपका सबसे पहला क्या काम किया है कि वो जो भी रिस्क हमारी तरफ आ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, उसका फ़ायदा उठाओ, ना कि उसके सामने डर जाओ। ये आपको करना पड़ता है। टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है रिस्क को हराने के लिए। मैनेजर का काम ही यही है। टू रिव्यू मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ न्यू प्रपोज फैसिलिटीज़, जब भी रिस्क आए तो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट आप चेक कर लो, क्योंकि जो जो कॉन्ट्रैक्ट है कुछ असर तो नहीं हो रही ना उनको आपकी रिस्क की वजह से। लेकिन ये आंसर गलत था।
अलोकेट ऑल रिसोर्स टू फाइट अगेंस्ट सिंगल रिस्क। आप अपनी सारी ताकत सिर्फ एक रिस्क के पीछे नहीं लगा सकते, बहुत सारे रिस्क है। आप अपने सारे रिसोर्स सिर्फ एक ही रिस्क को हराने के लिए यूज कर दोगे तो बाकी सारे रिस्क में क्या करोगे? तो दिस इज रॉन्ग, ये रिस्क मैनेजर कभी करता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको प्रोसेस दी गई है। क्लियर कि भाई करेक्ट प्रोसेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट की। क्लियर? जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन्हें शायद पता होगा कौन सा स्टेप पहले आता है। पॉइंट नंबर 1 इज आइडेंटिफाई रिस्क, पॉइंट नंबर 2 क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेप सही है? 4 2 1 3 5 6, 4 1 2 3 5 6, 4 1 3 2 5 6 या 4 1 5 3 2 6? करेक्ट सीक्वेंस क्या है, प्रोसेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट की? वीडियो को पॉज करिए, सारे पॉइंट समझिए और करेक्ट आंसर कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही है। द करेक्ट आंसर इज 4 1 2 3 5 6, 4 1 2 3 5 6। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सबसे पहले हम करते हैं पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम आते हैं 1 पे, आइडेंटिफाई रिस्क। फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है पॉइंट नंबर 2, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन आफ्टर रिस्क रिस्पॉन्स एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन आपको कब समझ में आएंगे पता है? जब आपने प्रीवियस टॉपिक्स देखे होंगे, समझे होंगे। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या बोरिंग हो जाएगा। क्लियर? डोंट मेक इट बोरिंग, जस्ट प्रैक्टिस करिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाके, फिर यही एमसीक्यूज आपको सारे इजी लगेंगे। नेक्स्ट वन इज, पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट इज हैविंग लिमिटेड रिस्क। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हैव अ वाइड स्प्रेड ऑफ रिस्क। मतलब पर्सनल लाइफ में जो रिस्क होता है वो काफ़ी छोटा सा रिस्क होता है और कॉर्पोरेट लाइफ में जो रिस्क होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्टॉप करिए वीडियो को और कमेंट करिए सही आंसर कि कौन सा आंसर सही है। द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? दोनों ही सही है। हमारी पर्सनल लाइफ का जो रिस्क होता है वो छोटा होता है और जो कॉर्पोरेट कंपनियों का, रिलायंस कंपनी का रिस्क और हमारा रिस्क देख लीजिए, हमारी लाइफ का रिस्क कुछ भी नहीं है उसके सामने, छोटा सा है। कंपनियों के रिस्क बड़े होते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड इन कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट? कि भाई जब कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट होता है तो कौन सा अप्रोच होता है? सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, एथिकल एंड मोरल अप्रोच, हाई रिस्क हाई रिटर्न अप्रोच और नो अप्रोच इज अडॉप्टेड। ये याद हो तो हमने क्वेश्चन देखा था पर्सनल रिस्क वर्सेस कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। उसमें ये क्वेश्चन था कि कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट जब होता है तो कौन सा अप्रोच यूज होता है? आंसर नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करिए, पहले वहाँ पे जाके आप देखिए। क्लियर? फिर आप करेक्ट आंसर को कमेंट करिए। द करेक्ट आंसर इज एथिकल एंड मोरल अप्रोच। क्लियर? जब आप कॉर्पोरेट रिस्क करते हैं मैनेजमेंट तो हमें हमेशा डर रहता है कि ये रिस्क की खराब असर हमारे समाज पे, हमारे कस्टमर्स पे, हमारे सप्लायर, हमारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर ना हो। क्लियर? वो रिस्क सिर्फ कंपनी तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। तो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट जब होता है तो हमेशा एथिकल और मोरल तरीके से सोचते हैं कि हमारा रिस्क सोसाइटी को, गवर्नमेंट को या देश को नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर? तो ये अप्रोच यूज होता है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट।